नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग 50 प्लस प्रश्नों का डिस्कस करने जा रहे हैं और आप लोग का जिस तरह से प्यार मिल रहा है, हम उम्मीद है कि आप लोग इस मंथ 1 के पूरा कर दीजिएगा। यानी इस मंथ आप लोग 1 के पूरा कर दीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च करिएगा टेलीग्राम चैनल में जाकर स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी आप जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और ये प्रश्न आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया गया था, तो आइए हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको याद कराना। मेरा उद्देश्य क्या है? आपको याद कराना। तो सबसे पहले ये प्रश्न है, तो प्रश्न का आंसर तो आपके सामने है, तो आप इसका आंसर कर लीजिएगा। लिख रहे कौन जल पट्टिका, जिसको हम बोलते हैं जल डमरू मध्य या जल संधि, कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि है क्या, यानी जल डमरू मध्य या जल डमरू मध्य या जल संधि, ये होता क्या? तो जल संधि कहने का मतलब है दो बड़े जलाशय को जोड़ना और दो स्थल को अलग करना, इसको हम बोलते हैं जल संधि। फिर से समझिए, दो बड़े जलाशय को जोड़ना और दो स्थल को अलग करना, इसी को बोलते हैं जल संधि। अगर इसमें ध्यान से देखिएगा तो जैसे में यहाँ पे क्या है, पाक जल संधि, यहाँ पे क्या है, पाक जल संधि। तो ये पाक जल संधि है, तो जोड़ किसको रहा है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को, और अलग किसको कर रहा है? भारत और श्रीलंका को। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, प्रश्न क्या पूछेगा उसको देखिए। प्रश्न पूछेगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ता है या जल डमरू मध्य जोड़ता है? तो पाक जल संधि। और अलग किसको करता है? भारत और श्रीलंका को। जोड़ता है किसको? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को। और अलग किसको करता है? भारत और श्रीलंका को। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने उसको हम लोग पूरा कर लेंगे आज। तो जैसे में पूछेगा, पूछा गया प्रश्न है, पूछेगा नहीं, पूछा गया है NTPC में, यानी 1 नंबर इससे कन्फर्म है। आज आप लोग 1 नंबर इससे कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे लिखा गया डोबर जल संधि, उल्टा लिख दिया गया डोबर जल संधि। तो डोबर जल संधि किसको जोड़ता है? उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ता है, जिसको बोलते हैं अटलांटिक। यहाँ पे है तो उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल ही दिया गया था। प्रश्न जब पूछा था NTPC में तो वहाँ इंग्लिश चैनल और बोला कि उत्तरी सागर को कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है। तो डोबर जल संधि किसको जोड़ता है? उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को। ये कहाँ है इंग्लिश चैनल? अटलांटिक महासागर में। और यहाँ पे फ्रांस, और यहाँ पे क्या है? इंग्लैंड। और अलग किसको करता है? इंग्लैंड और फ्रांस को। इसको ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। देखिए कुछ इस तरह से मान ली कि यहाँ पे है इंग्लैंड और यहाँ पे है ये फ्रांस, और यहाँ पे क्या है? इंग्लिश चैनल। इधर है उत्तरी सागर और इधर है अटलांटिक सागर, यानी यहाँ पे इंग्लिश चैनल। ये दोनों को कौन जोड़ता है? डोबर जल संधि। यहाँ पे उल्टा मैप में लगा दिया गया। नेक्स्ट है मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी सभी जो जल संधि है मोस्ट इंपोर्टेंट है। मलक्का जल संधि, जो मलक्का जल संधि किसको जोड़ता है? तो दक्षिण चीन सागर और बंगाल की खाड़ी को। अलग किसको करता है? मलेशिया और सुमात्रा। सुमात्रा कहाँ पड़ता है? सुमात्रा कहाँ पड़ता है? सुमात्रा आपसे पूछ रहे हैं, सुमात्रा। तो इसको बताइए, सुमात्रा ये द्वीप है सुमात्रा। और ये कौन सा? मलेशिया और ये सुमात्रा, ये दक्षिण चीन सागर और अभी बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर। अलग पूछेगा तो मलेशिया और सुमात्रा को अलग करता है। कौन? तो मलक्का जल संधि। नेक्स्ट है सुडा जल संधि। सुंडा जल संधि हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ता है। हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ता है। कौन? तो सुंडा जल संधि। नेक्स्ट है फ्लोरिडा जल संधि। किसको जोड़ता है? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। अलग किसको करता है? फ्लोरिडा और क्यूबा को। किसको अलग करता है? फ्लोरिडा और क्यूबा को। यहाँ पे अगर देखेगा तो यूकाटन चैनल है, इधर कौन सा? मैक्सिको, और इधर है यहाँ पे क्यूबा, और यह मैक्सिको की खाड़ी। फ्लोरिडा कहाँ पड़ता है? अमेरिका में, यानी क्यूबा और अमेरिका को अलग करता है फ्लोरिडा जल संधि, और जोड़ता है किसको? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। यहाँ पे कौन सा चैनल है? यहाँ पे कौन सा चैनल? यूकाटन चैनल। ये भी प्रश्न पूछता है किसको अलग करता है? क्यूबा और मैक्सिको। तो क्यूबा और मैक्सिको के बीच कौन सा चैनल है? यूकाटन चैनल है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया को कौन सा अलग करता है? जो ऑस्ट्रेलिया एक देश है इसको अलग करते हैं यहाँ पे। तो बोस जल संधि यहाँ पे दक्षिण सागर और तस्मान सागर को जोड़ता है। ये पूरा जो ऑस्ट्रेलिया महादेश है इसको अलग करता है, ऑस्ट्रेलिया को। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है
जिब्राल्टर जल संधि जोड़ता किसको है? ये भूमध्य सागर है और अटलांटिक महासागर को। अलग किसको करता है? स्पेन और मैक्सिको को। इसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। तो सीधा प्रश्न पूछा, भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को। देखिए यहाँ पे से एंट्री मारा, इसी को नाम दे दिया गया भूमध्य सागर की कुंजी, जिब्राल्टर जल संधि को। और जोड़ता है किसको? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को। अगर और भी प्रश्न यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे इसको जस्ट अगर नीचे यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे कौन सा? लाल सागर, यहाँ पे लाल सागर, और यहाँ पे है सवेज नहर। सवेज नहर, तो सवेज नहर किसको जोड़ता है? से प्रश्न पूछा गया, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। ये भी प्रश्न पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ओरांग यहाँ पे, या ओरंग बोलिए, भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। तो जो टाइगर रिजर्व महत्वपूर्ण है, जो भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो टाइगर रिजर्व अगर देखिएगा यहाँ पे जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है? पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट, ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। राजा जी उत्तराखंड, दो याद रखना उत्तराखंड से। अगर पूछ लेगा दुधवा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुधवा कहाँ स्थित है? दुधवा टाइगर रिजर्व पूछेगा तो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। पीलीभीत, ये भी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत पूछेगा और दुधवा, ये दोनों कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दो और वाल्मीकि बिहार में एक ही है टाइगर रिजर्व, ये कहाँ स्थित है? बिहार में। अगर पूछेगा ओरांग असम में स्थित है। ओरांग कहाँ स्थित है? असम में। और यहाँ से याद रखना मानस, नमेरी, काजीरंगा, ये सब सभी कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। नामदफा ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, इसको याद रखिए। और यहाँ पे एक दम्फा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दम्फा कहाँ स्थित है? दम्फा मिजोरम में। यहाँ पे ये जो है मिजोरम है, तो मिजोरम में स्थित है। और इसमें याद रखिएगा सुंदरबन पश्चिम बंगाल। सिमलीपाल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा, इसको याद रखिए। सतकोसिया ये भी पूछेगा, सिमलीपाल और सतकोसिया दोनों कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। अचान कमार ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़, ये आपको याद रखना। और इसमें याद रखना वांदीपुर ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक, ये जो स्थित है बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नागरहोल, ये भी याद रखना कर्नाटक। यहाँ पे इसको याद रखना। और इसमें देखिए यहाँ जो आपको याद रखना सबसे ज़्यादा वो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन कौन याद रखना? पन्ना कहाँ स्थित है? देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश। मुकुंदरा हिल्स मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। सतपुड़ा, कान्हा, पेच, ये सब सभी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा आपको मध्य प्रदेश में याद रखना है। सरिस्का और रणथंभौर ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सरिस्का और रणथंभौर ये राजस्थान में स्थित है। तो असम में ओरांग कहाँ स्थित है? असम में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योग सुमेलित नहीं है? तो सतलज नदी भारत और पाकिस्तान में, तो भारत और पाकिस्तान में यानी बहती है, तो ये सही है। और निकलता कहाँ से? तो मानसरोवर झील से। हम आपको इस तरह से बताए थे कुछ मैप करके, अगर ये आप ध्यान से देखिएगा तो इस तरह से हम बताए थे कि इसमें मानसरोवर झील यहाँ से निकलता है, सिंधु नदी निकलती है इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ पे राक्षस ताल झील जो मानसरोवर झील का ही हिस्सा है, और यहाँ से निकलती है सतलज नदी। यानी इधर से सिंधु नदी, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी और इधर से सतलज नदी। इस तरह से करके हम आपको बताए थे, तो ये तो सही है। यानी जो सतलज नदी है मिल जाती है जाकर किसमें? सिंधु नदी में, तो पाकिस्तान और भारत में बहेगी। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और ब्राजील, तो मान लेना कि आंसर गलती है, लेकिन हमको पहले सीखना है इसमें कि कौन सा कहाँ स्थित है। नील नदी मिस्र और सूडान, ये सही है क्योंकि अफ्रीका महादेश में पड़ता है, तो अफ्रीका महादेश में यानी नील और सूडान नदी, ये सही दिया गया। नील नदी कहाँ बहती है? मिस्र और सूडान में। नियाग्रा फॉल्स यूएसए और कनाडा, ये भी सही दे रहा है, यानी अमेरिका और कनाडा में स्थित है नियाग्रा फॉल्स, तो ये सही दे रहा है, ये भी सही है। लेकिन आप एंडीज जो पर्वत देख रहे हैं अर्जेंटीना तो सही है, लेकिन ब्राजील में नहीं है, यानी ब्राजील में इसका हिस्सा जो एंडीज पर्वत है इसका हिस्सा नहीं है ब्राजील में। तो सबसे पहले आपको मैप में देखना होगा कि कहाँ स्थित है। तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो एंडीज पर्वत है सबसे लंबी,
इसको याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक कहाँ पड़ती है, यानी कहाँ पड़ता है, तो दक्षिण अमेरिका। तो मैप में देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पर्वत देख रहे हैं यही क्या है, एंडीज पर्वत। और यहाँ पे अमेजन नदी निकलती है एंडीज पर्वत से ही। और यहाँ पे हो जाएगा पंपास घास। जो पंपास घास कहाँ स्थित है, अर्जेंटीना में पंपास घास। ये प्रश्न पूछता है। देखिए ब्राजील देखिएगा तो ये ब्राजील का हिस्सा है। देखिए ये वाला जो ब्राजील है, ये वाला ये ब्राजील है, ठीक है। तो ब्राजील के जब हिस्सा को आप देखिएगा तो ब्राजील वाला हिस्सा में ये जो ये पर्वत श्रेणी है ये ब्राजील में टच नहीं करती है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पर्वत जो श्रेणी ये है, ये पर्वत श्रेणी है। तो पर्वत श्रेणी यहाँ पे ब्राजील में इसका नहीं है। ब्राजील देखिए ये वाला हिस्सा ब्राजील है, ये सब जो हिस्सा ये क्या है, ब्राजील है। तो ब्राजील में ये हिस्सा टच नहीं करता जो एंडीज पर्वत है। तो यहाँ कौन सा सही नहीं है सुमेलित, तो ऑप्शन नंबर बी। तो कौन कौन सा देश में एंडीज पर्वत है, इसको पहले देख लीजिए। देखिए यहाँ पे स्थित है चिली, ये जो पतला से देख रहे हैं चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, बोलिविया यहाँ पे हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा इक्वाडोर, पेरू, बोत्सवाना। देखिए यहाँ पे इक्वाडोर हो जाएगा, पेरू हो जाएगा, और इधर आप नीचे देख लीजिए चिली, ये जो इस टाइप के देख रहे हैं ये क्या है, चिली है। और ये जो देश है कौन सा, अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना में भी हो जाएगा। तो ये एंडीज पर्वत है। यहाँ से कौन सा, यहाँ से जो नदी निकलती है कौन सा, अमेजन नदी, एंडीज पर्वत से, इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो एंडीज पर्वत है ये कहाँ, कौन सा देश में नहीं है, तो ब्राजील में, यहाँ पे ब्राजील से सीमा नहीं लगाता, यानी ब्राजील में अर्जेंटीना नहीं फैली हुई है। अर्जेंटीना करे एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यही दे रहा है एंडीज पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, वही प्रश्न यहाँ पे रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से आलू के पौधे का खाद्य भाग कौन सा है, यानी हम लोग आलू के कौन सा भाग को खाते हैं, तो जिस भाग के हम लोग खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तना। आलू के जिस भाग को हम लोग खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर ये राइट है इसका, क्योंकि मुख्यालय कहाँ स्थित है, लंदन में स्थित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लंदन में। ओपेक वियना ऑस्ट्रेलिया, सही दे रहा, यानी वियना में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग है। जो ऑस्ट्रिया देश है ये कहाँ पड़ता है, यूरोप महादेश में, और इसकी राजधानी कहाँ, वियना। और ओपेक का जो मुख्यालय वियना में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सीधा प्रश्न पूछेगा तो वाशिंगटन DC USA, ये सही दे रहा। WHO जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ये भी सही दे रहा। तो इसको याद रखिएगा, ये सब जो मुख्यालय दे रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, या IMF पूछ लेगा, फुल फॉर्म पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मुख्यालय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी सब प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यानी राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जो पहले उपराष्ट्रपति होंगे वही क्या होंगे, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो प्रश्न एक बार और पूछा गया था, यानी रिपीट हो गया ये प्रश्न, डॉक्टर S राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो 12 जुलाई 1982 को, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बार ऐसा प्रश्न आ चुका है, तो अगर वीडियो को रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको सारा प्रश्न क्लियर हो गया होगा। 12 जुलाई 1982, सिर्फ यहाँ पे 182 लिख दिया, यहाँ पे 1982 कर लीजिए, क्या हो गया यहाँ पे 1982। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीधा फुल फॉर्म पूछेगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। इसका स्थापना कब हुआ था, 12 जुलाई 1982, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए, और एक कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गैंडा के लिए, एक सिंह
जो गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? असम में। नोट करते जाइएगा। कच्छ का छोटा रण ये जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? गुजरात में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये पक्षी के लिए नहीं है, तो ये किसके लिए? पशु। जैसे में जो भी आप यहाँ देख सकते समझ सकते, बाघ हो गया, हिरन हो गया, शेर हो गया, ये सब के लिए प्रसिद्ध है। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन ये पक्षी के लिए नहीं है, तो किसके लिए? पशु, यानी बाघ हो गया, हिरन हो गया, ये सब के लिए प्रसिद्ध है, यानी जीव जंतुओं के लिए सब प्रसिद्ध है। जो कान्हा है पक्षी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यानी पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग टाइगर को तो पक्षी नहीं बोल सकते। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए, तो विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है? एड्स, HIV ये सही दे रहा, मलेरिया, प्लाज्मोडियम ये भी सही दे रहा, टीबी, माइकोबैक्टीरियम ये भी सही दे रहा, हैजा सही नहीं दे रहा। इन्फ्लुएंजा के कारण हैजा नहीं होता, तो हैजा किसके कारण से होता है? तो हैजा होता है कोलेरी, कुछ ऐसा ही करके नाम है, कोलेरी, बिम्बेरियो कोलेरी के कारण होता है। पूरा नाम लिख लीजिए, बीवेरियो कोलेरी के कारण होता है हैजा। यानी हैजा एक तरह से आप बोल सकते हैं जो भी गंदा, अगर जो भी मतलब भोजन, खराब भोजन या गंदा पानी या दूषित, एक तरह से बोल सकते हैं भोजन ये सब खाते हैं तो हैजा होगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, बाकी सही तरह। और मलेरिया और टीबी आपको बताना है। मलेरिया मुक्त यानी भारत कब तक लक्ष्य रखा है इसका, और टीबी से, तो टीबी अगर पूछेगा तो 2025 और मलेरिया पूछेगा तो 2030। नेक्स्ट है, भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? तो 2019-20 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई या संगठन का मुख्य उद्देश्य है? जिसका नाम क्या है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। और नाटो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। लिखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। WHO और WTO एओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO दो है, एक का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एक का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो किसका मुख्यालय पूछ रहा है ये मेंशन कर देगा फुल फॉर्म लिखकर, नहीं तो ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन देगा। अगर पूछेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय तो कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। और कहाँ पड़ता है जिनेवा? स्विट्जरलैंड में। दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। और WTO कौन सा वाला? विश्व व्यापार संगठन वाला। लेकिन पूछेगा विश्व पर्यटन वाला तो ये कहाँ स्थित है? मैड्रिड, स्पेन में। एक जो WTO है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन वाला अगर मुख्यालय पूछेगा तो मैड्रिड, स्पेन में। तो ऑप्शन में कोई एक ही देगा, नहीं तो मेंशन कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 1913 में भारतीयों के गदर पार्टी की स्थापना की थी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? सैन फ्रांसिस्को, ये कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और कब स्थापना हुआ था? 1913 में। किसने किया था? तो मुख्य रूप से आपको याद रखना लाला हरदयाल और सोहन सिंह। इसको आप नेट पर एक बार सर्च कर लीजिएगा, वहां से बहुत 2-3 नाम है, तो वहां से आप दोनों नाम, तीनों नाम देख लीजिएगा, लेकिन मेन रूप से आपको याद रखना लाला हरदयाल और सोहन सिंह। नेक्स्ट है, पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या होता है? पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या होता है? पुनर्वन रोपण, इसका कहने का मतलब फिर से वन को रोपना। तो क्या हो जाए? नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना, तो यही तो होता है। यानी पुनः वन रोपण कहने का मतलब फिर से वनों को रोपना। कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का मुख्य नियामक है? तो जिसका नाम क्या है? सेबी। जिसका नाम क्या है? सेबी, सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये जो एक्ट था, कब का एक्ट था? 1992 का। और एलिफेंट एक्ट भी कब आया था? 1992 में। ये प्रश्न पूछेगा कि सेबी एक्ट कब का था? 1992 का। और स्थापना कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इरीडा मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है?
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मोस्ट ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। और आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? एक्ट था 1934 का, आरबीआई एक्ट 1934 का था। स्थापना पूछेगा 1 अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण पूछेगा 1 जनवरी 1949। तो दोनों तीनों को नोट कर लिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट नाबार्ड अभी तुरंत आपको बताया कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी बताया। और इसका स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सेबी का भी कहाँ? मुंबई। फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है। फूड पॉइजनिंग होने की सबसे अधिक संभावना किससे होती है? सूक्ष्म जीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। कोबोल, COBOL, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किसने की? तो शुरुआत किसने की थी? इसका शुरुआत हुआ था 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था। यानी शुरू कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। यह सीधा प्रश्न पूछेगा, डेट आप याद रखिएगा। जनधन योजना, तो 2014 में प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनधन योजना, और इसका थीम क्या देख सकते हैं? धेवक मेरा खाता भाग्य विधाता। यानी इसके तहत प्रत्येक को यानी बैंक में खाता खोला जाएगा। इसके तहत इस जो योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत क्या खोला जाएगा? सभी व्यक्ति को बैंक में खाता खोला जाएगा। बस इसका यही मेन उद्देश्य था। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था, उस भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहकर यानी बुलाया जाता था? यह प्रश्न पूछा। फिर से प्रश्न को बड़ी बोल रहा है कि प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था, किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसे भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? तो इसका नाम क्या है? तुला भार। ऑप्शन नंबर डी। जो तुला भार यानी जो तुला यानी बराबर करके, आप इसको इमेज देख लीजिएगा सर्च करके, हम इमेज लगाना यहाँ भूलिए। निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते से उल्लेखित थी? निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लेखित थी? तो गांधी इरविन समझौता जो पहला हुआ था 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 और तीसरा पूछेगा तो 1932 में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का वापस लिया जाएगा। ये हस्ताक्षर हुआ था मेन रूप से क्या? इसका जो हस्ताक्षर हुआ था किसके लिए? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने के लिए। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए। और ये लेकिन फिर से स्टार्ट हो गया था 1932 में। नेक्स्ट, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? मधुबनी पेंटिंग। तो ये आप आंसर आसानी से इसका कर लीजिएगा। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 2020 में पूछा तो एम वेंकैया नायडू। अभी भी कौन है? तो एम वेंकैया नायडू ही है। रामनाथ कोविंद कौन थे? रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति है। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। नेक्स्ट है, मनुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किस देश में जीता? चीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चीन कौन सा महादेश में? तो आप समझ सकते हैं एशिया महादेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो जैसे श्रीहरिकोटा का बात आता है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। तो ये सब सिंपल प्रश्न है। तो जहां भी प्रश्न थोड़ा सिंपल टाइप करेगा हम लोग तेजी से करेंगे, और जहां आपको प्रश्न एक्स्ट्रा मतलब बताना हो हम एक्स्ट्रा आपको बता देंगे। अक्टूबर 2020 के अनुसार पुरुषों की भारतीय हॉकी टीम का कप्तान कौन है? तो हॉकी टीम का कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। हाल ही में अभी हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता? हॉकी टीम अभी हाल ही में कौन सा मेडल जीता ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। टोक्यो ओलंपिक में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? दाचीग्राम ये भारत में स्थित है। बालपक्रम ये भारत में स्थित है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान ये भी भारत में स्थित है।
थोड़ा कभी कभी डिफिकल्ट प्रश्न पूछ देता है, तो नया टाइप का प्रश्न पूछा। दाची ग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये जो संदूर देख रहे हैं भारत में स्थित नहीं है। दो या अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण होता है, बोल रहा है कि दो या अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण होता है, क्या होता है? विलयन होता है। समान मिश्रण कहने के बाद पूरी तरह से मिल जाए, जैसे में पानी और चीनी का मिश्रण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। पौधों को 5 और यहाँ पे जो दे रहा है अणु, यौगिक का सूक्ष्मतम कण को बोलते हैं अणु और तत्व के सूक्ष्मतम कण को बोलते हैं परमाणु। इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, सीधा प्रश्न पूछेगा कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं? अणु, और परमाणु के सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं? तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं? परमाणु। पौधों को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें कौन सा एक नहीं है? तो आप सुनोगे ट्रेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं प्रोटोकॉर्डेटा, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ये सेम प्रश्न है। 2018 में ग्रीन पीस द्वारा एक नए अध्ययन के अनुसार पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, जिसका नाम क्या है? गुरुग्राम। कहाँ स्थित है? हरियाणा। टोक्यो जापान में स्थित है। ढाका कहाँ स्थित है? बांग्लादेश। संघाई चीन। और गुरुग्राम कहाँ स्थित है? अपना भारत। निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? तो इसका मेन परिणाम क्या था? तो मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया। तो ऑप्शन नंबर डी। और जो असहयोग आंदोलन था ये स्टार्ट कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, और कब तक चला था? 1922 तक। और वापस क्यों ले लिया गया, ये प्रश्न सीधा पूछता। तो 5 फरवरी 1922 को होता चौरी चौरा कांड, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगर आप एनटीपीसी CBT 1 में जो भी एग्जाम हुआ उसका अगर पेपर आप सोल्व किए हैं तो आप समझ गए हो कि बहुत बार पूछा गया है, या आप मेरे साथ अगर शुरू से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत बार प्रश्न ये मिला होगा। किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजांग स्टील के नाम से जाना जाता है? विजांग स्टील के नाम से जाना जाता है, तो जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। देखिए हम आपको जो बता रहे हैं उसको नोट करिएगा। राउरकेला, बोकारो। तो बोकारो कहाँ स्थित है? झारखंड में। किसके सहयोग से बनाया गया, ये प्रश्न पूछेगा। तो भिलाई, भिलाई नोट करिएगा, भिलाई और ये जो बोकारो देख रहे हैं दोनों रूस के सहयोग से बनाए गए थे। सीधा प्रश्न पूछेगा। भिलाई कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। और बोकारो झारखंड में। राउरकेला किसके सहयोग से बनाया गया और ये स्थित कहाँ है? उड़ीसा में, जर्मनी के सहयोग से। और दुर्गापुर पूछेगा तो ब्रिटेन के सहयोग से। और दुर्गापुर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और विजांग स्टील किसको बोलते हैं? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई संधि जल यानी सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए? तो कहाँ हुआ था? कराची। और पड़ता कहाँ? कराची, पाकिस्तान में। और इस संधि में क्या हुआ था? तो आप देख सकते हैं जो ऊपर के जो नदी, जो 6 गो नदी है, जैसे में सिंधु हो गया, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब जो नदी है, तो इस नदी का मतलब जल का बंटवारा किया गया था इस संधि में कि जो 3 गो जो नीचे के 3 नदी है भारत मतलब इसका जल यूज करेगा, और जो ऊपर के 3 नदी पाकिस्तान। नहीं तो भारत क्या करेगा? पूरा पानी ही रोक लेगा। तो इस तरह से क्या होता रहेगा? हमेशा मतलब एक दूसरे में क्या होता रहेगा? मतलब एक तरह से दूसरे में क्या होता रहेगा? टकराव होते रहेगा। तो इसलिए यह संधि हुआ था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं स्थित है? तो सफदर जंग का मकबरा, ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। सफदर जंग का मकबरा ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसको नोट कर लीजिएगा, नई दिल्ली में। बाकी जो ताजमहल देख रहे हैं, बड़ा इमाम बाड़ा, ये भी स्थित है उत्तर प्रदेश में। सारनाथ, ये भी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कहाँ स्थित है, सीधा प्रश्न पूछेगा, उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो अभी तुरंत आपको बताएं कि जो अमेजन नदी है ये कहाँ बहती है? तो दक्षिण अमेरिका में। अमेजन नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में। यह भी आपको तुरंत बताएं प्रश्न है। अगर पहला प्रश्न देखें, पहला या दूसरा प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑरेंज, नाइजर, नील, ये सभी कहाँ बहती है? अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश में। सही दे रहा है ऐसा प्रश्न। बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी यानी कौन सी होती? अमेजन। सबसे बड़ी नदी अमेजन। बहाव के दृष्टिकोण से अगर देखेगा तो सबसे बड़ी नदी अमेजन, और ऐसे तो नील। सबसे बड़ी नदी सिर्फ पूछेगा तो नील, लेकिन बहाव के दृष्टि से पूछेगा तो अमेजन। 2019 में एंटी सैटेलाइट परीक्षण के साथ ही भारत किन देशों के लीग में शामिल हो गया? 2019 में एंटी सैटेलाइट परीक्षण के साथ ही भारत किन
देशों के लीग में शामिल हो गया। तो इससे पहले कौन कौन से देश थे? अमेरिका, रूस, चीन, और चौथा नंबर पे कौन सा गया? भारत। ऑप्शन नंबर डी। शब्द ब्रेग्जिट की खोज किसने की? तो इससे प्रश्न एक और पूछा था कि उस पर जनमत संग्रह पर मतलब हस्ताक्षर कब किया गया था? जो ब्रेग्जिट है, तो ब्रेग्जिट का अर्थ हम आपको बताए थे। तो ब्रेग्जिट का अर्थ अगर आप पिछला वाले वीडियो नहीं देखें तो वहां जाकर देख लीजिएगा। और इस पर जनमत संग्रह पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 2 जून 2016 को। ये भी प्रश्न पूछा गया सीधा। और ब्रेग्जिट का मतलब क्या होता है? ब्रेग्जिट यानी ब्रिटेन और एग्जिट, ब्रिटेन के जो सहयोगी मतलब एक तरह संस्था उससे बाहर निकलना, एग्जिट, ऐसा ही करके कुछ इसका अर्थ होता है। तो आपको अर्थ नहीं याद रखना है। इसका खोज किसने किया? तो पीटर वाइल्डिंग। और इस पे हस्ताक्षर कब हुआ था? यानी जनमत संग्रह पे हस्ताक्षर कब हुआ था? इस पे ए प्रश्न पूछा था 2 जून 2016 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट, ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट है। अमेठी कहाँ पड़ता है? तो अमेठी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और वायनाड कहाँ पड़ता है? अमेरिका, अमेरिका कह रहे हैं केरल में। अमेरिका जाकर चुनाव नहीं लड़ेंगे राहुल गांधी, केरल में पड़ता है वायनाड। यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? देखिए प्रश्न बोल रहा है कि यदि बिल गेट्स की बात मानी जाती तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किस नाम से जारी करने की योजना थी? इसका नाम क्या था? इंटरफेस मैनेजर। ऑप्शन नंबर डी। जो विंडोज का जो नाम होता, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नाम होता, क्या नाम होता? इंटरफेस मैनेजर। किसके कहने पे? बिल गेट्स अगर कह रहे थे उस बात पे अगर मानी जाती तो। दिए गए विकल्पों में से एक असंगत का चयन कीजिए। तो ये सभी जो आप देख रहे हैं किससे संबंधित है? गायन मतलब नृत्य, नाटक, कला से सब संबंधित है, यानी संस्कृति कला से सब संबंधित है। कथानक, संवाद, पटकथा। लेकिन जो अभिनेता है ये इससे संबंधित नहीं है। ये रीनिंग का प्रश्न है। अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में मेट्रो रेलवे प्रणाली अभी तक परिचालन में नहीं है? तो पुणे। बाकी जो आप देख रहे हैं जयपुर, कोची, लखनऊ, इस सब में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। सीधा प्रश्न पूछेगा, इसको याद रखिएगा। मीनामाता कन्वेंशन को किस भारी धातु के उत्सर्जन पर ध्यान दिलाने के लिए 2013 में जापान में आयोजित किया गया था? मिनीमाता कन्वेंशन। और मिनीमाता किससे होता है? तो पारा से होता है, इसलिए ये कन्वेंशन किया गया था। तो किस धातु के उत्सर्जन से? तो पारा। ऑप्शन नंबर ए। जिससे होगा उसी को हम लोग रोकेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो सीधा प्रश्न पूछेगा मिनीमाता किससे होता है? पारा से। पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर क्या दे रहा? जो ऑप्शन नंबर जो सी दे रहा एकदम राइट आंसर है इसका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। लुई पाश्चर, रेबीज का टीकाकरण, रेबीज का टीका लुई पाश्चर या पाश्चुरीकरण लुई पाश्चर के द्वारा खोजा गया था। चार्ल्स डार्विन विकासवाद का सिद्धांत दिए। तो सभी प्रश्न पूछेगा सीधा। गेरेगर मेडल, इनको क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक, ग्रेगर जॉन मेडल को। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? अपना भारत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला थी एक अमेरिकी, और नाम क्या था? सारा थॉमस। ऐसा ही करके कुछ नाम था, सारा थॉमस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। यहां आप देख सकते हैं सारा थॉमस। और इंग्लिश चैनल, अभी आपको तुरंत प्रश्न बताए थे कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है? डोवर जल संधि। कौन सा है? डोवर जलडमरू मध्य या डोवर जल संधि। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और हाल ही में रिकॉर्ड बना दी। तो इसका नाम क्या है? सारा थॉमस। और कितने बार? 4 बार पार की। कितना घंटा में? तो 54 घंटे में 4 बार बिना रुके। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? तो 1757 के प्लासी का युद्ध हुआ, किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। सिराजुद्दौला नहीं करिएगा, सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला अलग है। सिराजुद्दौला किस में शामिल था? प्लासी के युद्ध में। और सिराजुद्दौला किस में शामिल था? बक्सर के युद्ध में। तो ध्यान से मारिएगा आंसर इसका। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, स्थानिक प्रजातियां पौधों और पशुओं के वे प्रजातियां हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं।
कहाँ पाए जाते हैं? एक विशेष क्षेत्र में। तो एक कॉमन सेंस से ही बन जाएगा जो ऑप्शन दे रहा है कि स्थानिक प्रजातियां पौधों और पशुओं की वे प्रजातियां हैं जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था जो हम लोग सर्च करते थे? इसका नाम क्या था? www symbolic.com। ऑप्शन नंबर डी। ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिकी सरकारी एजेंसियों को किस चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी थी? जिसका नाम क्या है? हुबोई। जिसका नाम क्या है? हुबोई। भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पूछा तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया तो कौन हो जाएंगे? के सीवान। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की? उग्रवादी तो उग्रवादी यानी जो कांग्रेस था दो दलों में विभाजित हुआ, उग्रवादी यानी उदारवादी। तो उग्रवादी में कौन कौन शामिल थे? लाल पाल बाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो शामिल किससे थे? उग्रवादी से। तो इसको नोट कर लिएगा। सीधा प्रश्न पूछेगा कौन शामिल थे उग्रवादी से, या प्रश्न पूछेगा कौन शामिल नहीं थे। तो शामिल कौन नहीं थे? ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। और जो राजनीतिक गुरु थे, किनके थे राजनीतिक गुरु? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस प्रश्न का। और राजनीतिक गुरु पूछेगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रनाडे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता था? इसका नाम क्या? 1857 की क्रांति। और इस समय के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कौन था? कैनिंग। जो नाम था उसका नाम क्या था? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। और ये भारत के प्रथम वाइसरॉय रहता है लॉर्ड कैनिंग, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। तो प्रश्न पूछा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वाइसरॉय तो लॉर्ड कैनिंग। और 1857 की क्रांति के समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता था किसको? 1857 की क्रांति। और जो यहाँ सीधा प्रश्न पूछेगा कि संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56 में। रॉलेट एक्ट 1919 में आया। गिरी युद्ध कब हुआ? 1861 में। ये सभी प्रश्न पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं कि 68 पेज का जो ये पीडीएफ था हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लिए। तो आज का जितना भी हम लोग प्रश्न को कलेक्ट किए थे सारा कंप्लीट हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम उम्मीद है कि आप लोग जिस तरह से प्यार दे रहे इस मंथ में 1K जरूर पूरा होगा। तो चैनल पे आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हुआ। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।